Hello and welcome back everyone to this channel Chemistry Classes. Continuing with the solutions of GATE 2016 question paper. In this video I am starting with question number 33, which is among the given platinum 2 complexes the one that is thermally the most unstable is. तो इस क्वेश्चन में आपको 4 प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस गिवन हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा थर्मली अनस्टेबल कौन सा है। अगर आप देखेंगे ये चारों कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं और अगर आप इनका इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं या तो आप यूज कर सकते हैं आयनिक मेथड या फिर वही न्यूट्रल एटम मेथड, देन यू विल फाइंड दैट दे ऑल आर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस। तो जनरली जब भी हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो उनमें जो अनस्टेबिलिटी का ज्यादातर रीजन देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इन कॉम्प्लेक्सेस में बीटा हाइड्रोजन किस किस में प्रेजेंट है, वही हमारा सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो उसमें जो आपके पास प्लेटिनम के साथ जो 2 लिगेंड लगे हैं वो तो ट्राइफिनाइल फोस्फीन है, उन्हें तो देखने की जरूरत नहीं है। मेन है आपका जो एल्काइल वाला लिगेंड आपके पास लगा है। तो यहाँ पे जो आपका पहला लिगेंड ए ऑप्शन में है वो है कुछ ऐसा। तो इसमें ये तो हो गया आपका अल्फा कार्बन और ये हो गया आपका बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा वो होगा आपका बीटा हाइड्रोजन। अब इसमें तो तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो इसमें आपके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए जो ए है वो आपका अनस्टेबल नहीं होगा। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं कि बीटा हाइड्रोजन के होने से एक्चुअली में होता क्या है। जब भी किसी मेटल के ऊपर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो एक्चुअली में एक ऐसी ओरिएंटेशन क्रिएट हो जाती है। ये जो होता है ये पूरा हमारा कोप्लेनर सिस्टम है। जब भी हमारा मेटल कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, जब भी हमारा मेटल कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ये कोप्लेनर एक नेटवर्क बन जाता है तो जो हमारा मेटल है वो इस CH बॉन्ड के साथ यहाँ पे एक इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है जिसे हम बोलते हैं एगोस्टिक इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। जो ये वाला बॉन्ड है ये आपका ब्रेक हो जाता है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो इसे इंटरेक्शन को हम एगोस्टिक इंटरेक्शन बोलते हैं और इससे हमारा हो जाता है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बाद आपका क्या होगा, आपकी कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाती है और जो आपकी एल्कीन है ये फॉल ऑफ हो जाती है। तो मेटल हाइड्रोजन और ये एल्कीन आपकी इस पे से फॉल ऑफ हो जाती है। तो इसीलिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल हो जाता है अगर उसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा ए ऑप्शन है उसमें तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। अब अगर हम देखेंगे हमारा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन में ये आपके लिए बनाया गया है। और अगर आप सी ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन में आपका जो लिगेंड लगा है वो है ये CH2 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 CH3। और जो आपका डी ऑप्शन है उसमें आपके साथ प्लेटिनम के लगाया गया है ये लिगेंड। तो ये जो आपका डी ऑप्शन है इसमें ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये रहा आपका बीटा कार्बन। बट इसमें बीटा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट तो है, मतलब इसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट तो है। बट जो हमने देखा था कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए ये जो आपका सिस्टम कोप्लेनर सिस्टम इस ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होना चाहिए वो इसमें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आ गया है, ये ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन टाइप स्पीशीज यहाँ पे आपके पास है। तो इसीलिए ये ओरिएंटेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो अगर ये ओरिएंटेशन नहीं हो पाएगी तो एगोस्टिक इंटरेक्शन नहीं होगा, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स में भी आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होगा, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स भी आपका अनस्टेबल नहीं होगा। वैसे भी हम यहाँ पे रिलेटिव स्टेबिलिटी देख रहे हैं, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं हम उनमें देखना चाह रहे हैं कि हमारा सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा। हम यहाँ पे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की बात नहीं कर सकते। अब आपके पास बचे ये दोनों कॉम्प्लेक्स। अगर आप देखेंगे इसमें आपके पास ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा आपके पास बीटा कार्बन।
जिसपे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें भी आपके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसमें तो आपके पास ये बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही। अब इसमें आप स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, दोनों के पास बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो आपका ग्रुप लगा है यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप, ये आपका फ्री ग्रुप है, ये इस ओरिएंटेशन को आराम से अटेन कर सकता है। कैसे? प्लेटिनम कार्बन, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसमें ये ओरिएंटेशन आपकी इजीली पॉसिबल है। बट अगर आप ये वाला लिगेंड देखेंगे जिसमें आपका ये कीलेट स्पीशीज बन गई है, ये जो आपकी 5 मेंबर रिंग यहाँ पे बन गई है, इस कॉम्प्लेक्स में ये कोप्लेनर ओरिएंटेशन अचीव करना इज नॉट पॉसिबल। इसमें जो आपका ये रिंग है, ये रिंग इस प्लेटिनम कार्बन कार्बन हाइड्रोजन को कभी भी कोप्लेनर नहीं होने देगी। ये आपके चारों सेंटर्स कभी भी एक प्लेन में नहीं आ पाएंगे। इस रीजन की वजह से इसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के बावजूद भी दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी मच स्टेबल एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स। इसीलिए इसमें चारों ऑप्शंस में जो आपका कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा थर्मली अनस्टेबल होगा वो आपका ये वाला होगा, जिसमें आपका ये ब्यूटाइल वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसमें आपका जो आंसर होगा दैट विल बी सी ऑप्शन। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए आपको ये देखना होगा कि MCCH कोप्लेनरिटी आपके सिस्टम में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ही आपके सिस्टम में फेसाइल बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो पाएगा और वो आपका अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप्स ऑफ XCF5+ एंड XCF5-। तो इसमें आपको यहाँ पे 2 कंपाउंड दिए गए हैं, XCF5+ और XCF5-, और आपसे पूछा गया इसमें शेप्स। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे ज्योमेट्री नहीं पूछी है, आपसे इन कंपाउंड्स की शेप पूछी गई है। तो इसमें हमारे पास पहले तरीका क्या होता है निकालने का, पहले हमें निकालना होगा स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर के लिए जो हमारा सेंट्रल एटम है, पहले हमें सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना होगा। तो हमारा यहाँ पे सेंट्रल एटम जेनॉन है, फिर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने होंगे। तो ये हमारा 18th ग्रुप में लाई करता है, नोबल गैस वाले ग्रुप में। तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो है 8, और यहाँ पे हमारा सिंगली बॉन्डेड फ्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है 5। तो इनका कंट्रीब्यूशन हम लेंगे 1 ईच, तो 8 + 5, और प्लस चार्ज की वजह से आप 1 माइनस कर देंगे, तो आपका स्टेरिक नंबर यहाँ पे आएगा 12। जब हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिला यहाँ पे 6। तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट है? 6। तो इसीलिए इस कंपाउंड का जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d2। sp3d2 अगर आपका है तो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। तो इस 6 में आपका कितना 5 बॉन्ड पेयर्स आपके प्रेजेंट हैं और एक आपका लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर को हम शेप में नहीं देखते हैं। जब भी हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों कंसीडर होते हैं, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है। बट हमारे से क्वेश्चन में पूछी गई है शेप, शेप में हम सिर्फ कंसीडर करते हैं बॉन्ड पेयर, लोन पेयर को नहीं देखते। तो जेनॉन, फ्लोरीन, 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 और एक यहाँ पे फ्लोरीन होगा, और ये आपका हो जाएगा लोन पेयर जिसे हमें कंसीडर नहीं करना है, और ये इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए जो इसकी शेप है वो हो जाएगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल। इसमें आपके चारों एक प्लेन में है और इसके ऊपर ये एक फ्लोरीन ऐसे है पिरामिड, तो इसलिए स्क्वायर पिरामिडल। अब जो आपका दूसरा इसमें कंपाउंड गिवन है XCF5-, सिमिलरली हम इसमें स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 + 5 प्लस नेगेटिव चार्ज का +1, तो इट विल बी 14 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 7। तो 7 का मतलब क्या हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। sp3d3 होने का मतलब है जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये हुई आपकी ज्योमेट्री जिसमें आपको दोनों कंसीडर करने हैं, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी। बट एक्चुअली इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? 5 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। तो अब क्या होगा, आपको इन्हें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को देखना होगा। तो जेनॉन, फ्लोरीन, 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 और ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे 2 लोन पेयर,
ये सब आपके जो फ्लोरीन है ये आपके होंगे एक प्लेन में, और इन्हीं आपको शेप के वक्त सिर्फ कंसिडर करना है। तो इसीलिए इसकी जो आपकी शेप हो जाएगी वो हो जाएगी पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, जिसमें आपको दिया गया है HCF5 प्लस की शेप आएगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल, और HCF5 माइनस की आपकी शेप आएगी पेंटागोनल प्लेनर। इस क्वेश्चन में मेन जो चीज आपको देखने वाली है वो आपकी है कि आपसे शेप पूछा गया है, ना कि ज्योमेट्री। Now the next question is, sodium salts of pseudo halogens X, Y and Z form colorless solutions in water. Solutions of X decolorizes I3 minus solution with brisk effervescence. Solution of Y gives an intense red color on reaction with Fe3 plus solution, and solution of Z gives an intense blue color on reaction with solution containing Fe3 plus and Fe2 plus. The pseudo halogens X, Y and Z are. तो आपके पास 3 स्यूडो हेलोजेंस गिवन है एक्स वाई जेड, और इन सबका आपके पास सोडियम सॉल्ट्स है। तो इन तीनों की इन्होंने कुछ रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन की है और आपको बताया है कि उन्हें क्या रिजल्ट मिला। तो उस बेसिस पे आपको बताना है कि जो ये एक्स वाई जेड आपके स्यूडो हेलोजेंस हैं ये क्या है। तो एक्स को मैं आपको अभी सबसे बाद में बताऊंगा। पहले जनरली जो हम वाई जेड जब भी हम लैब में क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो जनरली ये आपने दोनों सुने ही होंगे। तो पहले मैं आपको y और z बताता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ y गिव्स एन इंटेंस रेड कलर ऑन रिएक्शन विद Fe3 प्लस सॉल्यूशन। तो आपने देखा होगा जब भी हम लैब में थायोसाइनेट एनायन का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए, तो हम यही वाला टेस्ट करते हैं जिसमें हमें जब भी आप Fe3 प्लस का थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करेंगे देन यू विल गेट FeSCN होल थ्राइस, और ये जो आपको स्पीशीज मिलती है इसका कलर होता है ब्लड रेड। यू गेट ब्लड रेड कलरेशन। तो इसीलिए जो आपका ये वाला Y वाला है दैट विल बी SCN माइनस, और आप ऑप्शंस में देख भी सकते हैं कि आपके पास B और D ऑप्शन में CNS माइनस सेकेंड नंबर पे गिवन है रिप्रेजेंटिंग Y। तो ये हो गया आपका Y वाला। Z के लिए आपको गिवन है इट गिव्स एन इंटेंस ब्लू कलर ऑन रिएक्शन विद सॉल्यूशन कंटेनिंग Fe3 प्लस एंड Fe2 प्लस। जब भी आपको Fe3 प्लस और Fe2 प्लस के साथ ब्लू कलर की बात आ जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता होगा प्रूशियन ब्लू। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक फेरिक और फेरस आयंस का कंपाउंड होता है साइनाइड के साथ। इट इज मोर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। और प्रूशियन ब्लू का आपके पास फॉर्मूला होता है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ये वाला आयरन है दैट इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये वाला जो आयरन है दैट इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे बोलते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड, और इसका होता है आपके पास ब्लू कलर। तो इसीलिए आपका जो Z आपका गिवन है दैट इज बेसिकली साइनाइड, और ये आपका ऑप्शंस में भी गिवन है। आपने पहली बार बी और डी ऑप्शन देखा था, तो अगर आप देखेंगे तो जो आपका बी ऑप्शन है उसी में ही Z के लिए साइनाइड गिवन है। तो इसीलिए इसमें वैसे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज Z, जिसमें आपका बी और सी मैच कर गया, सॉरी Y और Z मैच कर गया। लेकिन अभी आपको X वाली रिएक्शन भी एक बार अपना कंफर्मेशन के लिए देखनी होगी। तो दिस इज Z इज साइनाइड फॉर्म ड्यू टू प्रूशियन ब्लू। और इसमें एक कॉम्प्लेक्स और फॉर्म हो सकता है अगर आपने सुना हो, दैट इज टर्नबुल्स ब्लू। एक्चुअली ये भी ब्लू कलर का ही होता है, बट इसमें फर्क क्या होता है, ये फेरिक फेरोसाइनाइड की जगह इट इज फेरस फेरिसाइनाइड। इसमें क्या हो जाता है, इसमें बस इंटरचेंज हो जाता है। इसमें जो अंदर यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन वाले स्फीयर में जो ये हमारा प्रेजेंट है आयरन, ये हो जाता है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो आपका बाहर प्रेजेंट है ये हो जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जब ऐसा हमारे पास सिनेरियो होता है तो उसे बोलते हैं टर्नबुल्स ब्लू, और इसे इसलिए इसका जो नाम है दैट इज फेरस फेरिसाइनाइड। बट ये भी ब्लू इन कलर है, तो ये भी आपका रिएक्शन में फॉर्म हो सकता है। अब आप देखिए सॉल्यूशन ऑफ X
डीकलराइजेस I3 माइनस सॉल्यूशन विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। अगर आपको ये देख के समझ नहीं आता है बट फिर भी आपने अपना जो बी ऑप्शन है वो फाइनल कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें आपका जो स्यूडो हैलोजन गिवन है दैट इज नाइट्राइड। तो अब आपने एक रिएक्शन, जनरली ये इतनी कॉमन रिएक्शन नहीं है बट हमारे पास एक रिएक्शन होती है आयोडीन अजाइड रिएक्शन, आयोडीन अजाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअली में, इस रिएक्शन में जो आपका I3 माइनस है वो आपका अजाइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है I2N3 प्लस I माइनस, I2N3 माइनस प्लस I माइनस। तो दिस इज बेसिकली द रिएक्शन बिटवीन आयोडीन मॉलिक्यूल एंड अजाइड। और जो ये आपका I2N3 मॉलिक्यूल है ये फर्दर N3 माइनस के साथ रिएक्शन करके आपका बनाता है 3N2 प्लस 2I माइनस। तो इसमें आपका जो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो आपकी फॉर्म हुई है, इसकी वजह से आपको ये जो इसमें लिखा है विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, इसकी वजह से आपको ब्रिस्क एफर्वेसेंस महसूस होती है आपकी जब अजाइड और आपकी आयोडाइड की रिएक्शन होती है। तो दिस रिएक्शन इज आयोडीन अजाइड रिएक्शन। इसी से आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपका X है वो आपका अजाइड है N3 माइनस। इसीलिए आपको सब ऑप्शंस इसमें ऐसे गिवन है कि अगर आप X को आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाते हैं, अगर आपने सिर्फ Y और Z को आइडेंटिफाई कर लिया तब भी आप अपना करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, बिकॉज जो Y और Z है दैट आर वेरी कॉमन रिएक्शंस जो जनरली हम लैब में भी करते हैं। बट जो ये X वाला आपका एनायन इसमें गिवन था स्यूडो हैलोजन, ये इतनी कॉमन रिएक्शन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज on reacting 1.55 grams of a diol with an excess of methyl magnesium iodide। तो इसमें आपको एक डायोल गिवन है, आपको सिर्फ यही बताया कि डायोल है तो इसका मतलब उसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, बट आपको ये नहीं पता है कि बाकी की आपकी चेन क्या है। और इसमें आपने डाला है एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और आपको क्या हुआ 1.12 लीटर्स एट करेक्टेड टू एसटीपी ऑफ मीथेन गैस इज लिबरेटेड। तो आपको यहाँ पे मीथेन गैस मिली है कितनी 1.12 लीटर्स एसटीपी पर। और आपसे पूछा है कि मॉलिक्यूलर मास बताइए डायोल का। डायोल आपने यूज किया था 1.55 ग्राम्स और इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन तो आपकी सही है। जो आपका डायोल है इसमें यहाँ पे जो OH ग्रुप है इसका हाइड्रोजन इज समवट एसिडिक, तो इसीलिए जब आप इसमें मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड डालेंगे तो जो इसमें आपका Me माइनस वाली स्पीशीज है दिस विल एक्ट एज अ बेस एंड इट विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम दीज 2 OH ग्रुप्स एंड फॉर्म मीथेन गैस। नाउ फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। तो इसमें अगर आपका डायोल का आपने 1 मोल लिया है तो ये तो आपने एक्सेस में डाला है, तो आपको यहाँ पे मीथेन के मिलेंगे 2 मोल्स। इसके 1 मोल से आपको 2 मोल मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे आपके जो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है वो है आपके 2। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपकी मीथेन गैस, अब पहले आपको देखना होगा कि आपको मीथेन गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अगर आप किसी भी तरीके से मीथेन के मोल्स निकाल लेंगे तो आप फिर ये पता लगा पाएंगे कि आपके डायोल के मोल्स कितने थे। और अगर आपने डायोल के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मास आपको गिवन है, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस डायोल। तो नाउ एसटीपी पे आप पहले ये निकालिए कि एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम क्या होती है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर। तो स्टैंडर्ड जो आपका टेम्परेचर होता है दैट इज 273 केल्विन और जो आपका स्टैंडर्ड प्रेशर होता है दैट इज 1 बार। तो इस पे जब आप मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, मोलर वॉल्यूम मतलब टेम्परेचर, प्रेशर एंड 1 मोल, तो किसी भी स्पीशीज कितनी वॉल्यूम एक्यूपाई करेगी तो वो आपका आएगा 22.4 लीटर्स। तो 22.4 लीटर्स जब भी आपके किसी स्पीशीज के होते हैं तो उसके प्रेजेंट होते हैं 1 मोल। तो अगर आपका 1.12 लीटर्स होगा तो उसके कितने मोल्स होंगे, इतने। तो इसमें आपको क्या मिला 1/20। तो 1/20 मोल्स आपके मीथेन के प्रोड्यूस हुए हैं। तो अगर इसके आपके 1/20 मोल्स हैं तो डायोल के आपके इसके आधे मोल्स रहे होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डायोल्स विल बी हाफ ऑफ 1/20।
which will be equals to mass of the diol taken divided by molecular mass which is let's say x. क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ दैट स्पीशीज डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास. तो अगर आप इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 1.55 into 2 into 20. So this will be 3.1 into 20. 3.1 into 20 will be 62. तो इसमें जो आपका आंसर होगा इट विल बी 62 ग्राम पर मोल. तो मोलिकुलर मास ऑफ द डायोल विल बी 62 ग्राम पर मोल. इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बट मेन चीज ये थी कि आपको इक्वेशन को बैलेंस भी करना था. अगर आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो आपका वो 2 वाला फैक्टर इसमें गलत हो सकता है, क्योंकि डाइओल है तो आपके पास 2 एसिडिक वहां पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो आपको 2 मोल ऑफ मीथेन विल बी ऑब्टेन्ड. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल डेटा इज. तो इस क्वेश्चन में आपको 4 कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर गिवन है और आपको ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर इस गिवन स्पेक्ट्रल डेटा को मैच करता है. तो आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रल डेटा में IR डेटा, 1HNMR डेटा और मास का डेटा आपको गिवन है. जो आपके 4 ऑप्शंस हैं वो हैं कुछ ऐसे, और आप देखेंगे दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट विल प्रोवाइड अस विद मेनी गुड कॉन्सेप्ट्स. जनरली जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम अपने क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस हमारे गिवन हैं उन्हें हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं अपने स्पेक्ट्रल डेटा के अकॉर्डिंग. तो इसमें अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो आपको गिवन है IR डेटा. IR डेटा में आपको जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है वो गिवन है 1690 सेंटीमीटर इनवर्स. तो ऑब्वियसली वो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है. बट अगर आप अपने 4 ऑप्शंस में देखेंगे तो चारों ऑप्शंस में आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन प्रेजेंट है. सिर्फ इकलौता फर्क आपके पास क्या है कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस में आपके पास है इथाइल ग्रुप और यहाँ पे आपके पास है मिथाइल ग्रुप, जिससे ऐसा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं आएगा. तो इसीलिए ये डेटा हमारे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस का नहीं है, क्योंकि इस डेटा के बेसिस पे हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते. अब इसमें जो आप नेक्स्ट डेटा देखेंगे वो देखेंगे 1HNMR का. तो 1HNMR में सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना है, मतलब कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हमारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं. तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं. तो पहले आपको देखना होगा जो आपके ये चारों कंपाउंड्स हैं इसमें आपको कितने 1HNMR सिग्नल्स मिलेंगे, और जब आप देखेंगे तो वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आपको मिलेंगे 7 सिग्नल्स. सिमिलरली आप जब सब में निकालेंगे तो आपको सभी में 7 1HNMR सिग्नल्स मिलेंगे. सभी में 7 अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं. तो इसीलिए नंबर ऑफ सिग्नल्स से भी आप इसमें अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं. पहले हम देखते हैं अब मास में. मास में आपको क्या गिवन है, मास में आपको 2 MZ की पीक्स गिवन है. एक आपको गिवन है 119 जो कि है 100%, तो ये तो मतलब आपकी बेस पीक हो गई. और एक आपको गिवन है 57 जो आपको गिवन है 80%. तो अगर आप देखेंगे इसका अगर आप मोलिकुलर मास निकालेंगे तो चारों का मोलिकुलर मास आपका सेम है. वो आपका क्या आएगा, एक्चुअली दिस इज C10 H 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड ऑक्सीजन इज 1. तो इसका जो मोलिकुलर मास आएगा वो आपका आएगा 120 प्लस 12 प्लस 16 विच विल बी 148. इसका जो आपको कंपाउंड्स का मोलिकुलर मास है दैट इज 148. और आपको जो यहाँ पे 2 MZ की पीक्स मिल रही हैं वो मिल रही हैं 119 पे और 57 पे. तो अगर आप 148 में से 119 माइनस करेंगे तो आपको पहले यहाँ पे मिलेगा 29. और 29 अगर आप देखें तो वो किस स्पीशीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, इथाइल को. 29 इज रिप्रेजेंटिंग CH3 CH2 क्योंकि इसका क्या है 29.
और अगर आप ये देखेंगे 57, तो 57 आपको रिप्रेजेंट करता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। 29 में अगर आप 28 और ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 57। तो ये आपका 57 रिप्रेजेंट करता है इस वाली स्पीशीज को। और हमें पता भी है जब भी हमारे पास एरोमेटिक कीटोन वाली स्पीशीज होती है तो मास स्पेक्ट्रम में जो फ्रेगमेंटेशन होता है उसमें आपको सपोज ये वाला आपका मॉलिक्यूल है तो आपको दो तरीके की आपको स्पीशीज मिल सकती है। क्या? कीटोन में यहां से आपको एसिलियम आयन मिल सकता है दोनों तरफ से, एक बार इधर से एक बार इधर से। तो जब आपको इधर से मिलेगा तो ये होगा कुछ ऐसा, और जब आपको इधर वाली साइड से मिलेगा तो ये होगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड प्लस। तो इस स्पीशीज का जब आप मोलर मास देखेंगे तो वो आपका आएगा 119, और इसका जब आप देखेंगे वो आएगा आपका 57, और वही आपको यहाँ पे दोनों में आपको M/Z की पीक्स मिली हैं। तो इसीलिए जो आपके प्रोबेबल अब आंसर्स आपके दो रह गए हैं वो है आपका या तो A ऑप्शन या वो है आपका B ऑप्शन, क्योंकि C और D में आपको इन दोनों मासेस के रिप्रेजेंटिंग कोई भी पीक नहीं मिलेगी अगर आप एरोमेटिक कीटोन्स में जो फ्रेगमेंटेशन सबसे ज्यादा मेजरली होता है उसे देखें, क्योंकि यहाँ पे आपका है CH3CO और इसमें भी आपका है CH3CO। तो इसीलिए जो आपका C और D ऑप्शन है वो आपके दोनों मास स्पेक्ट्रा के बेसिस पे एलिमिनेट हो गए हैं। अब जो आपके प्रोबेबल कैंडिडेट्स रह गए हैं दैट इज ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B। अब आपने अपने IR डेटा का भी यूज कर लिया है, आपने अपने मास का भी यूज कर लिया है, अब आपके पास जो 1H NMR बचा है उसे यूज करके हमें इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा। नंबर ऑफ सिग्नल्स वाली चीज हमारी काम नहीं करी थी। अब अगर आप इसमें देखेंगे जो आपको केमिकल शिफ्ट गिवन है तो केमिकल शिफ्ट के बेसिस पे भी आप जब देखने की कोशिश करेंगे तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि आपका एक्चुअल कंपाउंड कौन सा है। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो ये J कपलिंग आपकी गिवन है एक्चुअली अब आपको देखना होगा स्प्लिटिंग पैटर्न। तो जब आप शुरू के देखेंगे 1.30 2.41 वाले तो वो तो आपके दोनों में मैच करेंगे, ट्रिपलेट क्वार्टेट और सिंगलेट ये तो आपका दोनों में मैच करेगा, इनके बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। बट जब आप इन एरोमेटिक प्रोटॉन्स, ये जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स आपके चार दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स में आपके प्रेजेंट हैं ये आपकी इसमें हेल्प करेंगे NMR डेटा से डिस्टिंग्विश करने में। कैसे? जो आपके चारों प्रोटॉन्स गिवन है अगर आप देखेंगे तो पहला जो आपका गिवन है वो गिवन है 7.44 पे, और इसमें आपका ट्रिपलेट आया है और J की वैल्यू आपकी दी है 7.0। एक आपका गिवन है 7.57 पे DT लिखा है इसे। ये चीज मैं भी आपको बताऊंगा कि ये आप में क्या इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। 7.57 J की वैल्यू 7 पे और 3 पे। एक आपको दिया है 7.77 पे ट्रिपलेट 3 J की वैल्यू, और एक आपको दिया है 7.90 पे DT और J की वैल्यू आपको दी है 7 और 3। तो पहली बात तो ये कि ये DT एक्चुअली में क्या है। DT को जनरली हम क्या बोलते हैं? डबलेट ट्रिपलेट। डबलेट ट्रिपलेट आप कई बार ये भी सुनेंगे कि इसे बोला जाता है डबलेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स। ये एक्चुअली यहां पे बोलना गलत होगा। जब भी हम NMR ट्री को बोलते हैं NMR ट्री को हमेशा नीचे से बोला जाता है। तो सपोज आपके पास कोई ऐसा NMR ट्री है तो आप क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट्स ऑफ डबलेट ऑफ डबलेट। NMR ट्री को हमेशा नीचे से बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले ट्रिपलेट्स मिले हुए हैं, फिर ये डबलेट्स है, फिर डबलेट है, पहले आपका डबलेट, फिर इससे भी डबलेट और फिर इससे ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स ऑफ डबलेट्स ऑफ डबलेट्स। अगर आप यहाँ पे DT को देखेंगे तो इसे भी इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं जनरली? डबलेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स। बट नहीं, जब भी ऐसे आपको क्वेश्चंस में DT गिवन होता है इट इज एक्चुअली रीड एज डबलेट ट्रिपलेट। तो डबलेट ट्रिपलेट और ट्रिपलेट्स ऑफ डबलेट्स कंप्लीटली अपोजिट है। अगर आपसे बोला गया है डबलेट ट्रिपलेट तो डबलेट ट्रिपलेट का मतलब होता है कि पहले आपका डबलेट और फिर आपका ट्रिपलेट। बट अगर आप इसे डबलेट ट्रिपलेट के बजाय डबलेट ऑफ ट्रिपलेट पढ़ेंगे, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट का मतलब क्या हो जाएगा कि पहले आपका ट्रिपलेट आया होगा और फिर आपका गया होगा डबलेट। तो इसीलिए आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि डबलेट ऑफ ट्रिपलेट्स और डबलेट ट्रिपलेट में क्या फर्क है।
जब भी हम बोलते हैं डबलेट ऑफ ट्रिपलेट तो इसका मतलब हमने अपने एनएमआर ट्री को नीचे से ऊपर की तरफ रीड किया है, बट जब भी यहाँ पे आपका dt गिवन है तो इसका मतलब है डबलेट ट्रिपलेट। तो इसका मतलब है जो आपका पहले सिग्नल है वो डबलेट में स्प्लिट हुआ है, फिर फर्दर वो ट्रिपलेट में स्प्लिट हुआ है। और ये जो j की वैल्यू आपकी जब भी यहाँ पे 2 गिवन होंगी तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ऑर्थो प्रोटॉन से भी कपलिंग हुई है और आपकी मेटा प्रोटॉन से भी कपलिंग हुई है। 2 j वैल्यूज आपकी ये सिग्निफाई करते हैं। इसमें आपकी यहाँ पे एक एक j वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब एक ही तरीके से प्रोटॉन से आपकी कपलिंग हुई है। अब इसमें 7 गिवन है तो आपकी ऑर्थो प्रोटॉन से कपलिंग हुई होगी, और इसमें 3 गिवन है तो इसका मतलब है आपकी मेटा प्रोटॉन से इसमें कपलिंग हुई होगी। अब हम इनके बेसिस पे अपने स्ट्रक्चर्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे जो यहाँ पे वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके ऑर्थो में तो कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बट इसके मेटा में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब इसका आपको क्या मिलेगा, इस हाइड्रोजन का आपको मिलेगा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट और J की वैल्यू 3, तो जो ये वाला आपका हाइड्रोजन है ये आपका इसे करेस्पॉन्ड कर रहा है। जब आप इन दोनों प्रोटॉन्स को देखेंगे, अब आप इस वाले प्रोटॉन को देखिए, इस वाले प्रोटॉन के ऑर्थो में आपके पास है 1 प्रोटॉन और मेटा में आपके पास है 2 प्रोटॉन, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस वाले प्रोटॉन में पहले आपको इस ऑर्थो प्रोटॉन की वजह से मिलेगा डबलेट, और वो जो आपका डबलेट होगा वो इन दोनों मेटा प्रोटॉन्स की वजह से फर्दर स्प्लिट हो जाएगा ट्रिपलेट में। तो दिस हाइड्रोजन विल हैव डबलेट ट्रिपलेट, और इसमें आपके दोनों से हो रही है, तो इसीलिए ये आपका J की वैल्यू 7 भी दिखाएगा और J की वैल्यू 3 भी दिखाएगा। तो DT73 DT73 आपके पास 2 हैं। अभी हम केमिकल शिफ्ट की बात नहीं करते हैं, आप रैंडमली कोई भी एक असाइन कर दीजिए। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले प्रोटॉन को, ये वाला प्रोटॉन आपका 2 ऑर्थो प्रोटॉन से पहले कपल करेगा और इसके बाद मेटा में इसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो प्रोटॉन है ये आपका दिखाएगा ट्रिपलेट इन दोनों ऑर्थो प्रोटॉन्स की वजह से, और उसकी J की वैल्यू होगी आपकी 1, वो भी 7। तो ट्रिपलेट और J की वैल्यू 7 आपका ये रहा। जब आप इस वाले प्रोटॉन को देखेंगे तो ये पहले आपका किससे स्प्लिट होगा, इस ऑर्थो प्रोटॉन से। इधर तो ऑर्थो प्रोटॉन है नहीं, इधर ऑर्थो प्रोटॉन है, तो इसकी वजह से इसका आएगा डबलेट, और फिर इसके पास 2 हैं आपके मेटा प्रोटॉन्स। 2 मेटा प्रोटॉन्स की वजह से इसका क्या आएगा, फर्दर ट्रिपलेट। तो पहले डबलेट फिर ट्रिपलेट और J की वैल्यू 7 और 3, और हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा बचा भी है। तो आपका जो ये A वाला स्ट्रक्चर है ये आपके इससे मैच कर रहा है, और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। अगर आप B में जाएंगे तो B में आपकी ये वाली चीज मैच नहीं करेगी, और आप चेक भी कर सकते हैं। जब आप इस वाले प्रोटॉन को देखेंगे तो इस वाले प्रोटॉन के ऑर्थो में यहाँ पे पहले कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, इधर एक ऑर्थो में प्रोटॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक प्रोटॉन आपका प्रेजेंट है मेटा में। तो इस प्रोटॉन का पहले हाइड्रोजन की वजह से आएगा डबलेट, और फिर इस मेटा वाले हाइड्रोजन की वजह से एक और डबलेट आएगा। तो इस क्वेश्चन में इस हाइड्रोजन का क्या आना चाहिए आपको, डबलेट ऑफ डबलेट, और ऐसा आपको यहाँ पे एक भी स्प्लिटिंग पैटर्न गिवन नहीं है। अगर आप इस वाले प्रोटॉन की बात करेंगे तो पहले दोनों ऑर्थो प्रोटॉन्स की वजह से इसका आएगा ट्रिपलेट, और फिर इस मेटा प्रोटॉन की वजह से आएगा इसका डबलेट TD भी आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। इस वाले प्रोटॉन की बात करेंगे, सेम सिचुएशन, पहले तो ऑर्थो प्रोटॉन्स की वजह से ट्रिपलेट और फिर इस मेटा प्रोटॉन की वजह से डबलेट। अगर आप इस वाले प्रोटॉन की बात करेंगे तो फिर से वही बात, पहले इस हाइड्रोजन की वजह से आपको मिलेगा डबलेट, और फिर इस मेटा हाइड्रोजन की वजह से आपको फिर से मिलेगा डबलेट। तो आपको मिलना चाहिए डबलेट ऑफ डबलेट या फिर डबलेट डबलेट। DD जब भी आपको लिखा है तो उसमें आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उसे डबलेट ऑफ डबलेट पढ़े, डबलेट डबलेट पढ़े, बट जब भी आपके पास TD या फिर DT लिखा है तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि वो आपका ट्रिपलेट ऑफ डबलेट है या फिर ट्रिपलेट डबलेट है, बिकॉज उससे आपका पूरा पैटर्न इंटरचेंज हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज थी वो हमें देखनी थी स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ दीज एरोमेटिक प्रोटॉन्स, और साथ में जो आपका J की वैल्यूज गिवन है। तो इस क्वेश्चन से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। इस क्वेश्चन में जो हमने मेन चीज अप्लाई करी है वो की है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और साथ ही में स्प्लिटिंग पैटर्न। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। Now the next question is the major products X and Y formed in the following synthetic scheme are। तो इसमें आपको पहले क्या गिवन है, यहाँ का आपको एक 5 मेंबर्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन गिवन है, क्योंकि इसमें एक तरफ यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है,
और आपको यहाँ पे डाला है क्या, एक सेकेंडरी अमीन, और कैटालिस्ट में आपको डाला है पहले H+। तो जब भी आप ये वाली रिएक्शन देखेंगे, जब भी आपके पास कीटोन या फिर एल्डिहाइड होता है और साथ में आपके पास सेकेंडरी अमीन होता है, तो हमारे पास क्या स्पीशीज बनती है, दिस इज बेसिकली स्टोर्क इन अमीन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, पहले आपका जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ये इस H+ की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस। नाउ दिस सेकेंडरी अमीन विल अटैक ऑन दिस carbonyl carbon and you will get this. Now this proton will leave and this will come here and this OH- will leave and water will be eliminated and you will get this. अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक प्रोटॉन का रिमूवल होगा। अब जो ये प्रोटॉन यहाँ पे रिमूव होता है ये होता है लेस हिंडर्ड साइड से। इसका रीजन अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ये एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि यहाँ से रिमूव क्यों होता है। बट जब भी ये स्टोर्क इन अमीन फॉर्म होती है तो ये लेस हिंडर्ड साइड से यहाँ पे एक प्रोटॉन रिमूवल होगा एंड यू विल गेट दिस। अब जो आपके पास यहाँ पे स्पीशीज एक जनरेट हुई है, दिस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अ परफेक्ट न्यूक्लियोफाइल। और आपके पास अगर आप सेकंड स्टेप पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन डाला गया है, तो यहाँ पे आपका होगा माइकल एडिशन। तो जो आप डालेंगे तो ये लोन पेयर आपका यहाँ पे आएगा और ये आपका डबल बॉन्ड अटैक करेगा किसके ऊपर, इस स्पीशीज के ऊपर। जब यहाँ पे माइकल एडिशन होगा तो आपके पास क्या स्पीशीज बनेगी, ये स्पीशीज आपके पास बनेगी। और इसमें जब आप फाइनली वर्कअप करेंगे देन यू विल गेट दिस। ये आपको फाइनली वर्कअप के बाद आपकी स्पीशीज मिलेगी। और फोर्थ नंबर पे इस पे डाला है आपको एक्वस NaOH एंड देन हीट। तो इसमें आपका क्या होगा, एक्वस NaOH के प्रेजेंस में इसमें आपका होगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल और हीट के बाद हो जाएगा कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल जब इसमें होगा देन यू विल गेट इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनेगी। आप जो अपना प्रोटॉन है वो यहाँ से लेंगे। आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, आप यहाँ से लें या यहाँ से लें या यहाँ से लें या फिर यहाँ से लें। अगर यहाँ से लिया तो 4 मेंबर रिंग बनेगी, नहीं होगा। यहाँ से लिया तो भी 4 मेंबर रिंग बनेगी, इसलिए यहाँ से भी नहीं लेंगे। अगर आपने यहाँ से लिया तो आपका ये यहाँ पे ब्रिजिंग टाइप स्पीशीज बनेगी, तो इसलिए वो भी नहीं लेंगे। तो जो आपका NaOH है वो यहाँ से आपका इनोलेट बनाएगा एंड यहाँ पे आपका अटैक होगा। तो इसमें आपकी एक 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगी। तो आपका और फिर एलिमिनेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, सॉरी। तो आपको जो फाइनल स्पीशीज मिलेगी वो होगी आपकी कुछ ये। तो अगर आप देखें तो आपका A और B ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको ये वाली स्पीशीज बनाई गई है। तो आपका C और D ऑप्शन तो कट गया। तो अब आपको A और B ऑप्शन में फर्दर कंटिन्यू करना है। अगर आप देखें A और B ऑप्शन, अब जो आपका ये X बन गया है इसमें आपका फर्दर इसके ऊपर क्या डाला गया है, अब इसके ऊपर डाला गया है दिस।
ये जो आपका है ये होता है आपका सल्फर वाइलाइट, और इसमें जो आपको ये सल्फर वाइलाइट गिवन है दिस इज नॉट स्टेबिलाइज्ड सल्फर वाइलाइट। अगर इसमें यहाँ पे इसके ऊपर होता है सपोज डबल बॉन्ड हो, या फिर ये कनेक्टेड होता है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, तो वो हो जाता है स्टेबिलाइज्ड वाइलाइट। बट यहाँ पे आपको गिवन है नॉट स्टेबिलाइज्ड सल्फर वाइलाइट, और जब भी आपको नॉट स्टेबिलाइज्ड सल्फर वाइलाइट गिवन होगा, एक्चुअली में आपके पास देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस गिवन है ए और बी। ए और बी में आपको डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो एक बार आपने अटैक वाइलाइट का किया है यहाँ पे, मतलब डायरेक्ट 1-2 एडिशन, और एक बार आपने किया है इसमें 1-4 एडिशन। अगर आप 1-4 एडिशन करेंगे तो आपको जो ए वाला गिवन है ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर आप 1-2 एडिशन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका ये CH2 ग्रुप लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, जब भी आपका नॉन स्टेबिलाइज्ड वाइलाइट गिवन है तो आपका हमेशा होता है 1-2 एडिशन, और जब भी आपका स्टेबिलाइज्ड वाइलाइट गिवन है तो आपका होता है 1-4 एडिशन। जब भी आपका स्टेबिलाइज्ड वाइलाइट है, स्टेबिलाइज्ड वाइलाइट, तो आपका होता है 1-4 एडिशन, और जब भी होगा नॉट स्टेबिलाइज्ड तो आपका होगा 1-2 एडिशन। तो इसमें आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं गिवन है, मतलब जो आपका वाइलाइट है ये आपका नॉट स्टेबिलाइज्ड है, तो इसलिए इसमें आपको होगा 1-2 एडिशन, और 1-2 एडिशन अगर होगा तो वो आपका ऐसे लग जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द बी ऑप्शन, जिसमें आपको 1-2 एडिशन सल्फर वाइलाइट से दिखाया गया है। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले आपसे रिएक्टेंट के ऊपर सेकेंडरी अमीन डाल के स्टोरकीन अमीन बनाया। स्टोरकीन अमीन में जो आपको मेन चीज ध्यान रखनी है वो यही रखनी है कि जब आपका न्यूक्लियोफाइल तैयार होगा वहां पे एलिमिनेशन से, तो वो आपका लेस हिंड्रेड साइड से प्रोटॉन निकलेगा। फिर आपको यहाँ पे माइकल एडिशन के लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दिया है। फिर अल्फा जब आपका माइकल एडिशन हो जाएगा, फिर वर्कअप के बाद आपको एक स्पीशीज मिलेगी विच विल बी रेडी फॉर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। फिर आपका जो इसमें एक्वस NaOH और हीट दिया है उससे आपका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगा, और कंडेंसेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल गिव दैट अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और उसमें आपका जब ये नॉट स्टेबलाइज्ड वाइलाइट डालेंगे देन यू विल गेट द एडिशन प्रोडक्ट एट 1-2 position. That's all for this video. I will be discussing rest of the questions in my upcoming videos, and if you have any queries then you can ask in the comment section. Thank you.